फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं हम। टोटल 6 देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसे मैं एफआरस लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। टोटल 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं। किसी को पता है पहला कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी। कहां से कहां तक है? 14 to 18 टू फ्रीडम। कहां से कहां तक है? 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन थर्ड हमारा है। आर्टिकल 23 to 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कहां से कहां तक दिया हुआ है? फिफ्थ क्या है? कहां से कहां तक दिया हुआ है? लास्ट वाला क्या है? 32 to 35। ये ध्यान रखिएगा। अब ऑब्वियसली मतलब मैं आप लोग को ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और आप लोग को चीजें पता हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को याद है। आई एम रियली 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 हैप्पी कि आप लोग आधे पके पकाए हैं। मुझे आप लोग को एकदम बेसिक से चीजें नहीं करवानी पड़ी, हालांकि फिर भी मैं बेसिक से ही कोशिश कर रहा हूँ कि करवाऊं, बट स्टिल यू गाइस आर रियली वेरी गुड। तो ये टोटल 6 तरीके के राइट्स हैं। right to equality, right to freedom, against exploitation, freedom of religion, cultural and educational rights, and constitutional remedies. लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। एक कहाँ गया, कौन बताएगा? आप जब आर्टिकल 300A देखेंगे, उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है वो। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा फंडामेंटल राइट था। लेकिन उसको कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे जो राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है, उसको फंडामेंटल राइट वाली लिस्ट से हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में कर दिया गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। कोई बता सकता है 300 ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से क्यों हटाया गया? फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऐसा राइट है जो स्टेट के अगेंस्ट में एक इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है। स्टेट को आप कोर्ट जाके कंपेल कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट हमें दिलवाओ। अब बिकॉज जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये भी फंडामेंटल राइट अगर रहता, तो इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। वो क्या करेंगे? आर्टिकल 32 में पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे जज साहब स्टेट को कहिए हमें प्रॉपर्टी दिलवा दें। स्टेट के लिए कितना पॉसिबल है ये? अरे यार क्या होगा।
हमें प्रॉपर्टी दिलवा दे। स्टेट के लिए पॉसिबल है हर एक सिटीजन को प्रॉपर्टी दिलवाना? बताइए। आज देखिए हमारे यहाँ अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है, लोगों की जॉब लोगों को आसानी से मिलने लगा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। गवर्नमेंट के लिए फिजिबल ही नहीं है कि हर एक सिटीजन को प्रॉपर्टी दिलवाए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं ही क्या, एनफोर्सिएबल हैं, जस्टिसिएबल हैं ये। और जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि कोर्ट जाके आप इनको अपने फेवर में एनफोर्स करवा सकते हैं। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी एक ऐसा राइट था जो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है हर एक सिटीजन के फेवर में एनफोर्स करना। वो एक लाइबिलिटी है, और सब कोई पहुंचने लगा अगर सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर्टी दिलवाओ प्रॉपर्टी दिलवाओ, इतनी तो प्रॉपर्टी शायद इंडिया में होगी नहीं जितने यहाँ के सिटीजन हैं। कहाँ से दिलवाएगी गवर्नमेंट इतनी प्रॉपर्टी? तो इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको फंडामेंटल के लिस्ट से निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब जैसा कि चलिए मैंने बताया भी है, एक बात बताइए, जो आपका फंडामेंटल राइट है वो किसके अगेंस्ट में आप क्लेम करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया है? फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट में क्लेम किया जाएगा, या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट करने की? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन बना के खुद को गिफ्ट कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी तरीके से वॉयलेट नहीं करना है, किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाना है, और अगर वॉयलेट या वॉयलेशन हो गया, हार्म हो गया, तो इस व्यक्ति को जिसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ उसको रेमेडी देनी है। जुडिशरी का काम तो लेटर स्टेज पे आता है ना, जब स्टेट अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। कौन सी ड्यूटी? फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी। तब आप कहाँ जाएंगे? जुडिशरी के पास आएंगे। गार्जियन है ये ना, जुडिशरी इज गार्जियन, सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन। लेकिन प्रोटेक्शन का जो लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास है। आप जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो दूसरी पार्टी स्टेट को ही बनाएंगे, कोर्ट से कहेंगे जज साहब स्टेट से हमें दिलवाइए हमारा फंडामेंटल राइट। अब क्वेश्चन आता है, ये स्टेट कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा। हम जब आर्टिकल 12 में देखेंगे, जो हमारा फंडामेंटल राइट का वाले चैप्टर का पार्ट 3 का जो सबसे पहला आर्टिकल है, उसमें स्टेट को ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 12 में स्टेट को ही डिफाइन किया गया है, क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, हर एक आर्टिकल में यही लिखा हुआ है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्टेट को किस बात की? कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा लोगों के बीच में। और अगर स्टेट ने डिस्क्रिमिनेट कर दिया या स्टेट अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी के पास पहुंचिए। अब इतना स्टेट 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 पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले ये तो जानो स्टेट है कौन। अपने दुश्मन से लड़ना है तो पहले दुश्मन को जानना तो पड़ेगा ना। तो ये फंडामेंटल राइट के लिए सिटीजन और स्टेट एक दूसरे के दुश्मन है, जान लीजिए। स्टेट कभी नहीं चाहती कि आपको ज्यादा से ज्यादा फंडामेंटल राइट मिले।
क्योंकि उसके ऊपर लाइबिलिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना आपके फंडामेंटल राइट को, और लाइबिलिटी किसी को अच्छी नहीं लगती। देखो ये फैक्ट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को भी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी बहुत तो हम सब निभाते हैं। जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ के, क्लास करके, अच्छे मार्क्स लाके, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड डॉटर, गुड सिबलिंग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाते हैं। जो स्टेट है वो भी कंट्री को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। लेकिन जहां आपको कुछ एक्स्ट्रा दे दिया जाए एंड अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करें तो आपको सजा भी मिलेगी, सबसे बड़ी चीज यही है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप निभाए नहीं, जैसे क्या हो गया कि मम्मी पापा गए बाहर, आपसे कहे कि जो छोटा भाई बहन है घर पे उसका ध्यान रखना, और जब चले गए बाहर तो आपकी हो गई लड़ाई आपके छोटे भाई बहन से किसी बात पे, चॉकलेट खाने को लेके, टीवी देखने को लेके, एसी चलाने को लेके। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? ध्यान रखने की। आपने ध्यान रखा नहीं बल्कि 2 थप्पड़ दे दिए उसको। अब वो छोटा भाई भी तैयार बैठा है, आने दो पापा को, मम्मी को आने दो, फिर बताते हैं तो। फिर आपने उसको मनाया बनाया भी, खाना बना के खिलाया, चॉकलेट खिलाया, लेकिन वो बैठा हुआ, उसको 2 थप्पड़ याद है। और जैसे ही पापा मम्मी शाम को घर आए, उसने तुरंत सेंक दिया, दीदी ने मारा है, क्यों? चॉकलेट मांग रहा था या टीवी देखना था, जो रीजन था। कैसा फील करेंगी आप ये बताइए? यू विल फील बैड कि चलो भैया ठीक है मार दिया, लेकिन खाना भी तो खिलाया, सुबह से इसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन ये देखो मम्मी पापा के आते ही पहुंच गया उनके पास। सेम गोज विद दिस स्टेट। स्टेट का क्या काम है कि भैया वो कहेगा अरे हमारे पास और भी बहुत काम है, कंट्री को रन करना है, पॉलिसीज बनानी है। इतनी पॉपुलेशन आज के टाइम पे, इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, कितना कुछ देखना है, उस पे आप अपना फंडामेंटल राइट लेके चले आ रहे हैं कि भैया मेरा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करो। और जरा सा फेल हुए नहीं, कहां पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट फिर मम्मी पापा बन जाएगा, तुरंत पनिशमेंट। कितनी बड़ी लाइबिलिटी है स्टेट के ऊपर। और 1, 2, 10 हजार लोग नहीं है इंडिया में। इंडिया आज के टाइम पे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ वर्ल्ड है। सबके फंडामेंटल राइट को आप कहां तक प्रोटेक्ट कर पाएंगे? इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतने स्टेट्स हैं, इतनी यूटीज हैं, हाईली इम्पॉसिबल टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरीवन्स फंडामेंटल राइट। तो इसलिए स्टेट कभी फेवर में नहीं रहता। ये जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, दिस इज मोस्ट डिस्प्यूटेड चैप्टर। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट है, ये हमेशा कोई ना कोई काम ऐसा करता रहता है जिससे आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 जो क्लॉज 1 है, कोई बताएगा आप लोगों में से कौन सा राइट देता है? ए। आर्टिकल 19 में ABCD करके है। ए कौन सा राइट देता है? सर इसमें भी शायद इसके 4 to 5 पार्ट्स थे। हाँ, लेकिन ए वाला क्या देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। फंडामेंटल राइट हमने शुरू किया है और उसमें मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, उनको कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ में, जैसे आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जैसे इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज के साथ उसकी कोई दुश्मनी हो जाए या डिफेमेशन नहीं करना है, ऐसी ऐसी चीजें। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ में
आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आपको जो ठीक लगे वो बोलिए, उसको एक्सप्रेस करिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अभी बोल रहा हूँ दिस इज व्हाट माय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप आंसर कर रहे हैं, आप अपने आर्टिकल 19A का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ये हम दिन में, आप देखिए कि कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज का, कि हम दिन भर बोलते रहते हैं, देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, स्कूल में जाते हैं, आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, घर परिवार की बातें करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं पसंद आता उसके बारे में हम कई चीजें बोलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तभी तो कर रहे हैं। अब एक लॉ बनाया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट, पार्लियामेंट ने बनाया। जरूर सुना होगा आप लोगों ने इस लॉ का नाम, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 66A। ये सेक्शन 66A कुछ ऐसी बात कहता है कि कोई भी सिटीजन अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी कहता है, इंक्लूडिंग ऑन सोशल मीडिया, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली नॉट एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ में हम एक्सरसाइज करते हैं। पार्लियामेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया, उसमें एक सेक्शन आया सेक्शन 66 से, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी सिटीजन अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, उसके बारे में कुछ भी लिखती है, कहती है, इवन ऑन सोशल मीडिया अगर आपने कुछ लिख दिया तो अरेस्ट हो जाएगा। बताइए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट डिफर कर गया इससे, और मैं भी डिफर करता हूं। क्यों? क्योंकि फेयर क्रिटिसिज्म, फेयर क्रिटिसिज्म जो होता है वो अलाउड है। आप गवर्नमेंट को या किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बताएंगे कि वो क्या गलत कर रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है? फेयर क्रिटिसिज्म हमेशा अलाउड होता है, गवर्नमेंट का भी अलाउड होता है। अगर आप ये ले आएंगे तो अपोजिशन तो सारा जेल में चला जाएगा, दूसरी पार्टी तो कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी, एक ही पार्टी बार बार जीत के आती रहेगी। फेयर क्रिटिसिज्म हर चीज का अलाउड है। आप लॉ लाके फेयर क्रिटिसिज्म को बंद नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल, SHREYASINGHAL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये फेयर क्रिटिसिज्म को बैन कर रहा था, और फेयर क्रिटिसिज्म किस में आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। क्लियर है? एक रूल आया है ना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि हर व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट एंड पैन कार्ड लिंक करवाना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरे से। अदरवाइज जो बेनिफिट्स हैं सरकारी, वो आपको नहीं मिलेंगे। और आधार कार्ड प्लस आधार कार्ड, आधार कार्ड है ना, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड सारा लिंक करवाना पड़ेगा आपको ऑनलाइन। अदरवाइज जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, जिन लोग के भी लिंक नहीं है, उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा जैसे जो ये गैस सिलेंडर होता है, उस पर सब्सिडी मिलती है,
ठीक है, गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं मिलेगी, एक बेनिफिट तो ये। बहुत से बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है ना, सब्सिडीज एंड ऑल, तो वो नहीं मिलता अगर आप लिंक नहीं करवाएंगे। तो सबसे पहले यही था कि जो सिलेंडर था, गैस सिलेंडर, उस पे सब्सिडी नहीं मिलती। ठीक, के.एस. पुट्टास्वामी। ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट किसी को कंपेल कैसे कर सकती है कि बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाओ। आधार कार्ड में आपका एड्रेस है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पैन कार्ड में आपके अकाउंट की डिटेल हो जाएगी, बैंक अकाउंट में अकाउंट की डिटेल हो जाती है। ये सब क्या है? ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम ऑनलाइन कैसे ला सकते हैं? ऑनलाइन, ऐसा, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास आज भी अच्छी साइबर सिक्योरिटी नहीं है। देखिए ऑनलाइन कितने फ्रॉड्स होते हैं आज के टाइम पे। देखिए हर एक व्यक्ति जो भी सोशल मीडिया पे है, उसके नाम से कहीं ना कोई दूसरा अकाउंट, फेक प्रोफाइल बनी हुई है, किसी से पैसे मांगे जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के। कहाँ से ये सब हो रहा है? क्योंकि आपका ऑनलाइन डेटा लीक हो जाता है। जस्टिस पुत्र स्वामी ने कहा कि भैया हम ऑनलाइन क्यों लेके आए, लिंक क्यों करवाएं हम अपना? पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एंड देयर इज राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी, ये हमारा फंडामेंटल राइट। हमें अपनी चीजें प्राइवेट रखने का अधिकार है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को। सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा वहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट सेड कि देयर इज नथिंग एज सच राइट टू प्राइवेसी। फंडामेंटल राइट की लिस्ट में राइट टू प्राइवेसी नाम का कोई चीज ही नहीं लिखा हुआ है। और हम केपेबल है लॉ बनाने के लिए। ये हमने इसलिए बनाया है कि जो लोग भी लिंक करेंगे, हालांकि इसके पीछे दूसरी थ्योरी है, वो पॉलिटिकल गेम है पूरा, उसमें आई वोंट बी डिस्कसिंग ऑन दैट गेम। ठीक है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में यही आर्ग्यू किया कि हम लॉ बनाने के लिए हैं, और हम देखना चाहते हैं कि भाई कौन सा व्यक्ति कितना है, किसके पास पैसा वैसा है, और वो लिंक विंक करवाएगा तो डायरेक्ट खाते में वो सब्सिडी जाएगी या नॉट। बोला। क्या लगता है आपको कि जो आर्ग्यूमेंट था जस्टिस पुट्टा स्वामी का, वो सही था या सेंट्रल गवर्नमेंट का? में भी ये केस आप लोग जानते भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जस्टिस पुट्टा, केएस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया क्या कि राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, और अगर इसका ब्रीच होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और स्टेट को कंपेल कर सकते हैं कि भैया इसको कहो हमारा जो प्राइवेट हमारी इंफॉर्मेशन उसको लीक होने ना दे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, नया डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, वो भी इफेक्टिव नहीं है। कोई डेटा किसी का प्रोटेक्ट नहीं है, और आज के टाइम पे हमारा सारा इंफॉर्मेशन A to Z जितना है सब ऑनलाइन है, और सब लीक्ड है। इसीलिए देखिए ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं लोगों के साथ।
बट पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें और आपको एग्जाम देना है आगे चल के, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जो राइट टू प्राइवेसी है वही हमारा फंडामेंटल राइट है। अब राइट टू प्राइवेसी में क्या क्या आ जाएगा? जैसे ही राइट टू प्राइवेसी वाला जजमेंट आया, वैसे ही सेक्शन 377 आईपीसी, जो सेम सेक्स रिलेशन को क्रिमिनलाइज करता था, उसको भी वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये बोला कि एवरीवन हैज his or her fundamental right to choose sexual orientation, his or her sexual orientation। इसका नाम था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू प्राइवेसी के बाद यही केस आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला 377 आईपीसी जो सेम सेक्स रिलेशन को क्रिमिनलाइज कर देता था उसको वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और बोला कि भाई हर इंसान को अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन चुनने का अधिकार है। अगर दो अडल्ट लोग कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप बिहाइंड द डोर्स बनाते हैं तो वो क्रिमिनल नहीं कहलाएंगे। हाँ, अगर आप कोई अडल्ट किसी माइनर के साथ रिलेशन बनाता है ऑब्वियसली ही विल बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 377, या बिना कंसेंट के अगर किसी से रिलेशन बनाते हैं कोई भी व्यक्ति तो वो 377 में लायबल होगा। बट कंसेंशुअल रिलेशन बिटवीन टू अडल्ट्स ऑफ सेम सेक्स वो क्राइम की लिस्ट से बाहर आ गया। और इसी के बाद अभी मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज। कि जो सेम सेक्स के लोग हैं उन्हें आपस में शादी का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? आस्था एंड जागृति, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखो, दिस मैटर इज स्टिल पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट, तो मे बी जब तक आप लोग का समय आएगा एग्जाम का इस पे डिसीजन आ जाएगा। मे बी क्या, डिसीजन आ ही जाएगा। और जो भी डिसीजन आएगा मान के चलिएगा आपके नेक्स्ट एग्जाम में आएगा वही। मेरे हिसाब से भी इट शुड बी अलाउड। क्योंकि एक पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने चॉइस का लाइफ पार्टनर चुनना इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह रखा है कि अपने पसंद का लाइफ पार्टनर चुनना फंडामेंटल राइट है। तो उस हिसाब से सेम सेक्स के जो लोग हैं उनको भी अपना पार्टनर चुनने का पूरा फंडामेंटल राइट है। तो होपफुली आज की क्लास समझ में आई होगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच।